नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न में। कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड की क्लास में। आज इस क्लास में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। थंबनेल आपने देख ही लिया है। इससे पहले हमने जाना है सेंटेंसेस के बारे में, किस तरीके से सेंटेंसेस को हमने डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ा। हर एक सेंटेंस के बारे में हमने डिटेल से जान लिया है। और आज हम समझेंगे किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाएगा, या फिर ट्रांसलेशन कह सकते हैं इसे हम। ट्रांसलेशन है नहीं बेसिक रूप से ये, इसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएं। और साथ ही साथ थंबनेल में आपने देख ही लिया है, हम सीखेंगे क्वेश्चंस को बनाना, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन सीखेंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं उस बारे में हमको पता होना चाहिए, पहले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस बनाना, और फिर उसके बाद में जानेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ही है ये, कि अभी कोरोना काल में सभी लोग घर पे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो सब लोगों को वीडियोस अवेल कराने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए वीडियो अपलोड की जा रही हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को, यूपी पॉलिटेक्निक वालों को विशेषकर, सारी वीडियोज मिलती रहें। तो जितने ही बच्चे हैं जिनको भी ये वीडियोज मिल रही हैं, अपने साथियों को फॉरवर्ड करते रहें, उनको बताते रहें। जिन्होंने गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया है वो गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे वीडियो पे शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक आज का फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जहाँ पर आपको राइटिंग समझ में ना आए वहाँ बता देना, वैसे तो राइटिंग इतनी खराब है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स वाक्य किस प्रकार बनते हैं, ये हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए वाक्य को किस तरीके से बनाएं, हमने शुरुआत में पढ़ा है। पहले पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सेंटेंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ा, सब्जेक्ट और हमने पढ़ा प्रेडिकेट, ठीक है। ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हमें आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ज्यादा बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अब सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे। तो हमें अब इस समय सेंटेंस में पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब। हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर तीन चीजें मैटर करेंगी। कर्ता इसके हिंदी में देखें, और ये क्रिया, क्रिया आपका कर्म। अब एक कहावत आपने सुनी होगी हिंदी में जो कहते हैं, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। ये चीज आप बिल्कुल बेहतर तरीके से, जो भी बच्चे हाई स्कूल में यूपी बोर्ड से करके आए हैं, वो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ट्यूशन पढ़ा हुआ ग्रामर का, तो उनको ये कहावत अक्सर करके बोली जाती है, कर्ता क्रिया कर्म, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन नरम, वो अपने आप हो जाता है। तो आपके लिए ट्रांसलेशन नरम बिल्कुल हो जाएगा। आपको कर्ता क्रिया कर्म आने चाहिए, ठीक है। इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, कर्ता कब आना है, क्रिया कब आनी है और कर्म कब आना है। हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हमने ये पढ़ा था, उद्देश्य और विधेय, हिंदी में, जब मैं ग्रामर की वीडियो अपलोड कर रहा था उस समय। खैर, आपने नहीं देखा है, देख लीजिए ना। लेकिन अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हो जाएगा, देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो डिटेल में, बहुत काफी डिटेल में डाली है मैंने ये। चलिए हम अब सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम आते हैं अपने कर्ता क्रिया कर्म, ट्रांसलेशन नरम और ये सेंटेंस फॉर्मेशन पर। अब सेंटेंस बनते किस तरीके से हैं, हमको किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है इन चीजों पर, कर्ता क्रिया कर्म पर, ठीक है। सेंटेंस में तो हमको पहचानना है आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपका जो कर्ता होगा सेंटेंस में वो होगा आपका नाउन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली होता है ये। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका कर्ता नाउन होगा।
विभिन्न कंडीशंस में अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो वहां आपको जीरंड भी कर्ता में मिलता है और वहां पर आपको वर्ब भी कर्ता में मिलता है। वर्ब में ये आपका जीरंड वर्ब में ही आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे वहां पर आपको वर्ब में कर्ता के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आपका नाउन के बाद में प्रोनाउन भी हम कर्ता के रूप में देखते हैं, जिसे आप सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वर्ब आप जानते ही हैं। वर्ब यहां पर दो तरीके की होंगी हमारे लिए, एक तो मेन वर्ब होगी और दूसरी होगी हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोज में ग्रामर में डाली है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद में अब आती है आप बात ऑब्जेक्ट की, कर्म की। तो कर्म में देखेंगे आप, कर्म में आपका यहां भी या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई आपका प्रोनाउन होगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई, यहां भी कर्ता में भी नाउन प्रोनाउन, कर्म में भी नाउन प्रोनाउन, और यहां आपका वर्ब में तो आपकी दो होंगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए अब मैं आपको उदाहरण दे के बताता हूं। एग्जाम्पल में अगर लिखूं, मैं देखता हूं एक छोटा सा सेंटेंस, वह लड़का है। अब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजें सेम रहेंगी, सीक्वेंस दोनों का सेम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं यहां पर वह लड़का है तो हम देखेंगे ही इज बॉय, ठीक है। यहां हमने वह की मीनिंग पहले लगा दी है और है यहां वर्ब देखेंगे, ये आपका ये वर्ब हो गया बॉय। देखिए ही जो है आपका यहां सब्जेक्ट है, इज आपका यहां वर्ब है और बॉय आपका आगे यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने जो आपको पहले बताया था कर्ता क्रिया कर्म, तो यह देखा आपने, पहले हमने कर्ता को रखा, क्रिया को रखा, फिर कर्म को रखा। यहां पर वह जो होगा आपका सेंटेंस का पहला पार्ट, वो आपका सब्जेक्ट है। और वहां फिर इसके बाद हमने इंग्लिश के साथ चलते हैं, क्रिया आपकी ये आ गई है, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों का काम कर रही है। और लड़का आपका अगेन वो नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है और ये आपका वर्ब है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपके। वह आपका प्रोनाउन है, आपका ये वर्ब है ही, और लड़का आपका नाउन है। देखेंगे आपका यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है। वर्ब क्या है आपकी, वर्ब तो है ही। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका नाउन है। जैसा मैंने आपसे कहा था, आपका नाउन मोस्ट प्रोबेबली आपका कर्ता जो है मोस्ट प्रोबेबली नाउन होगा, या फिर आपका दूसरे नंबर पर प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद से वर्ब आपका वर्ब ही रहने वाली है, दो तरीके से डिवाइड करेंगे, मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ पर आप इसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, जितने छोटे सेंटेंस आते हैं है वाले, यहाँ पर ये मेन वर्ब का ही काम करती है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में मैंने कहा ये आपका नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ देखेंगे आप ऑब्जेक्ट वहाँ लड़का है आपका, और यहाँ क्या है, ये नाउन है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जरा, अब हम ये आपके सेंटेंसेस जो हैं ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, साधारण वाक्य हैं। इन्हीं में हम अलग अलग तरीके से अमेंडमेंट कुछ चीजें जोड़ते चले जाते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, उसके बाद से हम आगे देखेंगे। ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस था, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अभी इसमें कोई नोट करने वाली बात है नहीं। अब देखिए, अब आती है हमारी बात सीधी सीधी असर्टिव सेंटेंस पर। हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस से शुरू करेंगे साधारण वाक्य से। अब साधारण का मतलब होता है उसमें कुछ भी आपका इधर उधर कोई भी मटेरियल नहीं जाएगा, वो सीधा साधा है, उसका नाम ही साधारण वाक्य है, तो ये साधारण ही रहने वाला है। अब साधारण किस तरीके से रहने वाला है इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहां देखिए आप साधारण किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा था वो लड़का है, मैं लिख देता हूं यह गाय है। मैंने लिखा यह गाय है। अब यह गाय है मैंने लिख दिया यहाँ। ये क्या होगा, एक साधारण वाक्य स्टेटमेंट है। यह मैंने क्या कहा था, इसे हम मैंने समझा था शुरुआत में, तब मैंने क्या बताया था, मैंने भाई ये बताया था, ये इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, कथन कहते हैं। यह गाय है, ये कथन है, इसे हम कैसे बनाएंगे, दिस इज अ काउ, ठीक है। अ हटा दीजिए क्योंकि हमने यहाँ अ लगाया नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ से आप अ हटा सकते हैं। दिस इज काउ, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए आप।
यह गाय है। तो ये साधारण वाक्य है बिल्कुल, इसमें कुछ भी हमको जोड़ना घटाना है नहीं। अभी देखेंगे सीधी बात है, यह आपका सब्जेक्ट ये इधर आ गया है और ये काव यहाँ है ही। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। इस सेंटेंस को नंबरिंग से भी, इस तरीके के सेंटेंस को नंबरिंग से भी पढ़ सकते हैं। इसे हम डाल देते हैं, सबसे पहले आप 1 डाल दीजिए, उसके बाद 2 डाल दीजिए, उसके बाद 3 डाल दीजिए। हर एक सेंटेंस इस तरीके से बनता जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूं वह सीता है। अब यहां देखेंगे वह सीता है लिखा है मैंने, तो सीधी भाषा 1 2 और फिर ये 3, इस तरीके से नंबरिंग कर दीजिए आप, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो लिख दीजिए, लड़की के लिए शी लगाते हैं, शी इज सीता। ठीक है, बन गया सी इज सीता। तो यहां देखिए वही सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं लिख देता हूं वह कुत्ता है। तो यहां देखेंगे आप फिर वही सीक्वेंस 1 2 3। ये सीक्वेंस 1 2 3 वाला जो है ये आपके कर्ता क्रिया कर्म को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप फिर दोबारा लिख दीजिए दैट इज डॉग। अब क्योंकि यहां पर अब आपकी समझ में थोड़ी सी बात ये आ रही होगी, जब यहाँ जानवरों का नंबर आया तो हमने दिस लगाया, लड़की का या मानव का नंबर आया तो हमने शी लगा दिया, लड़की थी। लड़के फिर वापस से कुत्ता आया तो वहां दैट लगाया। मैं यहाँ लिखता हूं वह श्याम है, तो आप क्या देखेंगे, श्याम का मतलब लड़का है, तो यहां पर हम लगाएंगे ही इज श्याम। ये चीज जो है गौर करने वाली है। ही इज श्याम हमने लिखा, वापस से देखिए 1 2 3 इस तरीके से नंबर करेंगे हम, तो हमारी समझ में सारी बात आ जाएगी। वह श्याम है, ही इज श्याम। अब एक चीज जो देखने के लिए मैं कह रहा था, मैं ये देखने के लिए कह रहा था आपसे, देखिए गौर करिए जरा, गौर करेंगे। जब जानवर का आया, एनिमल आया, तो हमने दिस लगाया, एनिमल आया हमने दैट लगाया, पास वाली वस्तु के लिए दिस लगाया, दूर वाली वस्तु के लिए दैट लगा दिया। ठीक है, लेकिन जब आदमी का नंबर आया, वह लड़की आई तो हमने शी लगाया, लड़का आया तो हमने ही लगाया। इस तरीके से हमारी समझ में बात आ रही है। ये बात आप लोग सभी लोग जानते, लेकिन मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपकी समझ में उम्मीद है आ रही होगी बात। ये बात आपकी समझ में आ गई है। ये नोट कर लीजिए, जब भी हमारे लिए कोई भी जानवर का नाम आएगा या किसी ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, तो हम हमेशा पास वाली वस्तु के लिए दिस लगाएंगे, दूर वाली वस्तु के लिए दैट लगाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, जब कभी भी आदमी का नाम आएगा, आदमी का नाम जब भी आएगा, सीता आ गई है यहाँ, यहाँ पर श्याम आ गया है, तो पास वाले के लिए हम लगाते हैं दिस लगाएंगे हमेशा पास के लिए, लेकिन दूर होगा तो उसके लिए ही लगाएंगे, लड़के के लिए, बॉय के लिए ही लगाएंगे हम, लड़की के लिए, गर्ल के लिए। ठीक है, दूर के लिए हमेशा हम ही और शी जेंडर के हिसाब से लगाते हैं, लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही। नजदीक के लिए हम यहां भी दिस लगाएंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की है। जैसे यह, मैं इसे लिख देता हूं, यह श्याम है। ठीक है, तो यह श्याम की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस इज श्याम। कोई दिक्कत रही आपको, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। ये तो आपके असर्टिव सेंटेंसेस थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इसे हमने टिपिकल नहीं बनाया है। अब ये साधारण सारे वाक्य हैं, बहुत ज्यादा सरल वाक्य हैं, इनको हमने टिपिकल नहीं बनाया है। आगे और ज्यादा हम इनकी कठिनाई को बढ़ाते चलेंगे आगे आगे स्तर पर। ठीक है, उससे पहले चलिए, इसके बाद हमने देखा ये ठीक है, असर्टिव वाक्य को हमने 2 तरीके से पढ़ा था। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। असर्टिव वाक्य को हमने 2 तरीके से पढ़ा था, और वो 2 तरीके क्या थे, अब आपको ध्यान आ रहा होगा। 2 तरीके थे हमारे पास। असर्टिव वाक्य को हमने 2 तरीकों में बांटा था, एक तो था आपका अफर्मेटिव और दूसरा था आपका नेगेटिव। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है बात, तो थोड़ा सा पीछे जाइए, याद करिए। हमने असर्टिव वाक्य क्या रखा था, हमने असर्टिव वाक्य को 2 तरीके में बांट दिया था, और वो तरीके थे आपके, पहला था आपका, बांटा था जब हमने, पहला था आपका अफर्मेटिव, याद आ रहा होगा आपको, और दूसरा था आपका नेगेटिव। ठीक है, पहला था अफर्मेटिव, दूसरा था आपका नेगेटिव। इतनी सी बात तो आपको ध्यान आ गई होगी। मींस ये था आपका सकारात्मक और ये था आपका नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर हमने जो अभी पिछले बार में जो एग्जांपल्स देखे, वो सारे के सारे सकारात्मक के एग्जांपल्स थे। नकारात्मक एग्जांपल्स
अब नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक में हम हर एक वाक्य में क्या करेंगे? नहीं जोड़ देंगे, एक सेंटेंस जोड़ेंगे जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं, सेंटेंस सॉरी, एक वर्ड जोड़ेंगे, एक शब्द जोड़ेंगे नहीं, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। नकारात्मक वाक्य में क्या है? किसी भी, यहाँ लिख सकते हैं हम, मैं बोल देता हूं, लिखने में थोड़ा समय लगेगा। किसी भी सकारात्मक वाक्य में आप नहीं जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? सकारात्मक वाक्य में नहीं जोड़ दीजिए। हिंदी में आप नहीं जोड़ दीजिए जो आपका एक क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण आप नहीं जोड़ेंगे, वहीं आपका नकारात्मक में बदल जाएगा सकारात्मक वाक्य जो। जैसे मैंने लिखा था वह लड़का है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? ही इज बॉय। इसमें हम नहीं जोड़ देंगे, इसका नकारात्मक बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वह लड़का नहीं है। ठीक है। क्या बन जाएगा? ही इज नॉट बॉय। ठीक है। अब देखिए, आप दोनों के स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। स्ट्रक्चर में क्या है? यहां देखिए आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां क्या है? यहां देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो चीज है आप इसे नोट कर सकते हैं कि नोट करने वाली चीज है। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सकारात्मक सेंटेंस के लिए है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नकारात्मक सेंटेंस के लिए है। अब आपके समझ में एक बात आ गई है, जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वहां पर आप वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। अभी तक साधारण वाक्य की बात चल रही है। ठीक है। हम नकारात्मक किसी भी सेंटेंस का बना सकते हैं, किसी वाक्य का हम नकारात्मक में चेंज कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपका इंटेरोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम असर्टिव सेंटेंस के बाद में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। हम बात सिर्फ और सिर्फ फ्रेमिंग क्वेश्चंस की करेंगे। इतनी सी रामायण आपके सामने पढ़ी जा रही है, इसलिए पढ़ी जा रही है कि आपकी समझ में थोड़ी सी बात घुस जाए और आप आसानी से बात को समझ सकें। इसके बाद हम धीरे से और सीधे चलेंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के पास। इन्हीं क्वेश्चंस में ये जो आपके सेंटेंसेज हैं, इन्हीं में से हम अब आगे जो हमारा नंबर आएगा, हमने अफर्मेटिव का नेगेटिव बना दिया और इसी अफर्मेटिव का हम इंटरोगेटिव भी बना देंगे। ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे इसी अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव भी बना देंगे। अफर्मेटिव का नेगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है। तो एक वाक्य में से दो वाक्य और बन जाएंगे। इस तरीके से आपके 1+2 तीन वाक्य एक वाक्य में से कम बना सकते हैं। ठीक है। किसी भी तरीके से एक सकारात्मक वाक्य में से हम तीन वाक्य कम से कम बना देंगे। एक तो नेगेटिव बना देंगे, दूसरा इंटरोगेटिव बना देंगे। अब किस तरीके से बनाएंगे ये भी हम आगे जरा देख लेते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, मैं कैनवस को क्लियर करता हूं। ये चीज आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना जरा इसका। चलिए, अब चलते हैं हम। मैंने लिखा यहां वह मोहन है। ठीक है। ये साधारण वाक्य है। मैं लिखता हूं ही इज मोहन। ठीक है। ये एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इसका बन जाएगा ही इज नॉट मोहन। वह मोहन नहीं है। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब हम यहां देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जब हम बात करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में, तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे हम? इंटरोगेटिव के बारे में हम समझेंगे। इंटरोगेटिव आपके दो तरीके के होते हैं। इंटरोगेटिव दो तरीके कैसे होते हैं मैंने आपको पहले ही समझाया था वीडियो में। एक तो अगर हिंदी के नजरिए से देखें तो हिंदी के नजरिए से हम देखेंगे, एक तो ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में या फिर प्रारंभ में प्रश्नवाचक
शब्द आता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, जिनके मध्य में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है, चलिए तीसरी पहचान जो होती, अब इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो होती है इसका निशान ये। ठीक है, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है इंटरोगेटिव की? सबसे बड़ी पहचान होती है आपकी कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ये आता है। ठीक है, वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ये चिन्ह आपकी वाक्य के अंत में हमेशा आएगा। दूसरी बात, हिंदी के जैसे देखेंगे तो जिनकी शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आता है ऐसे होते हैं, और जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है ऐसे होते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं? ठीक है, अब इसके आगे प्रश्न बनेंगे कैसे? प्रश्न बनेंगे कैसे? अब हिंदी के जैसे देखेंगे तो इनमें जिनकी शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आता है ना भाई साहब, उनके लिए तो हम कभी भी कोई क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। अब आपके प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं, इसे हम ऊपर देखते हैं। ये आपके प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं? अब जब आप प्रश्नवाचक शब्दों की बात कर रहे हैं तो ये देखा आपने क्या, क्यों, कहां, कौन, ठीक है, कैसे, इस तरीके से ये आपके सारे सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम वाक्य में करेंगे, तब आपका वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। किसी भी साधारण वाक्य में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो आपका साधारण वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा था वह मोहन है, तो मैं इसके लिए लिख देता क्या वह मोहन है, और इसके अंत में मैंने ये लगा दिया, तो आप देखेंगे ये जो आपका वह मोहन है की जगह क्या बन गया, आपका प्रश्नवाचक में बदल गया। अब ये हो गया क्या वह मोहन है। अब किस तरीके से बनेगा, इसको बनाने का तरीका है, मैं तो लिख देता हूं सामने। क्या लिखेगा, लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इज ही मोहन, और लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नियम क्या होता है, सारे नियम हम धीमे 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 करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये जो लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसकी वजह से मैं थोड़ी कोशिश करूंगा। इसमें थोड़े से आपके लेक्चर ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लंबा मैं लेक्चर कर दूं, शिकायत पहले भी रही है कि सर आपके लेक्चर ज्यादा लंबे होते हैं। देखिए भाई साहब, आपको क्वालिटी की पढ़ाई करनी है तो सेंटेंसेस ये आपके लेक्चर्स तो लंबे पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में जानने के लिए, तो आपको धैर्य रखना होगा भाई साहब। ठीक है, चलिए, तो यहां आपने देख लिया इस तरीके से एक साधारण वाक्य से हमने प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया। इसी में से नकारात्मक वाक्य बन जाएगा, इंटरोगेटिव में से हम इसे नेगेटिव भी बना देंगे। ठीक है, अब देख जरा नेगेटिव कैसे बनेगा, ये बन जाएगा वह मोहन नहीं, ये तो मैंने बता दिया था। इंटरोगेटिव का भी नेगेटिव बना देंगे, कैसे, यहां भी क्या वह मोहन नहीं है। ठीक है, अब ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव बन गया, कैसे बनेगा, इज नॉट ही मोहन, सॉरी, इज ही नॉट मोहन। ठीक है, ठीक लिखेंगे इसे, इज ही नॉट मोहन, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखा आपने इज ही नॉट मोहन और इज ही मोहन, दोनों में फर्क देखा आपने। जब तक आपका ये सेंटेंस सकारात्मक था तब इसका फॉर्मेट कुछ और था, तब बन रहा था सकारात्मक वाक्य में, सरल वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। अब जब ये नेगेटिव बना तब बना था आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट से। जब इंटेरोगेटिव बना तब था आपका यहां वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब जब हमने इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया तब क्या बना, तब ये बना आपका वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं हमारे, हमने इन तरीकों से, इन विभिन्न तरीकों से 4 तरीके में हमने एक वाक्य को बदल दिया, एक सेंटेंस को हमने 4 तरीके से बदल दिया। अब हमने न्यूनतम 3 में बदलने की कहा था, लेकिन हमने देखा यहां पर 4 में हमने बदल दिया, हमने इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव कर दिया। अब इंटेरोगेटिव में हमने एक प्रकार तो यहां पर देख लिया, क्या वह मोहन है। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार, एक तो मैंने बताया ना जिनके शुरुआत में प्रश्नवाचक वाक्य आता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए कभी भी हम प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर सीधा क्रिया का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां देखेंगे क्या वह मोहन नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा प्रकार जो है वो है कभी जिनके बीच में आता है, तो इसी वाक्य का मैं बीच में लिख करके बीच में प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल करके आपके लिए बना करके दिखा सकता हूं। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, वह कौन है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर कौन आपका जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द है और ये बीच में आया है, ये कैसे बनेगा, हु इज ही। ठीक है, यहां देखेंगे तो इस वाक्य में आपने क्या डिफरेंस देखा, डिफरेंस ये है कि हु जो है, सबसे पहले अगर आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमने लगा दी, और यहां पर यही काम हमने किया। दूसरी चीज यहां पर उसके बाद क्रिया लगाई, उसके बाद में हमने, अब यहां पर ये आपका सब्जेक्ट कह दें या फिर इसे ऑब्जेक्ट कह दें, तो इसे हम यहां पर ऑब्जेक्ट कहेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहां पर इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे फिलहाल के लिए। इस तरीके से हमारा दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य भी बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमने पहचान की प्रश्नवाचक वाक्य की, प्रश्नवाचक वाक्य किस किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके के होते हैं, आपने नोट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में आप नोटबुक में से नोट करके लिखिए, लिख लीजिए, रख लीजिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर के पढ़ रहे हैं तब। ठीक है, तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के पढ़ाई करिए, तो साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं, यहां से जंप कर देते हैं अपने मेन टॉपिक पर, फ्रेमिंग क्वेश्चंस पर। इस तरीके से यहां आपकी समझ में आ गई है हम क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से, हम कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, सारी बातें हमारे समझ में आ गई हैं। अब हमें सीधे सीधे हमें जंप कर देना चाहिए फ्रेमिंग क्वेश्चंस पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न तरीके के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हमारे टेंसेस को। तो जिस तरीके से डिफिकल्ट सेंटेंसेस, जितने डिफिकल्ट सेंटेंस सीखने हैं वहां पर हम टेंसेस में सीखेंगे। ठीक है ना, तो यहां से हम टेंस आपके सिलेबस में है और टेंसेस को हम पढ़ेंगे। जब टेंस पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद ही हम टेंस शुरू कर देंगे। जब हम टेंस शुरू करेंगे तो दोनों ही टॉपिक्स को एक साथ क्लियर हम कर देंगे। और टेंस पढ़ने से पहले सेंटेंस के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके लिए सरल और अच्छी विधि जो हो सकती थी मेरे हिसाब से मैंने आपके सामने उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश आपको की है। चलिए हम बढ़ते हैं अब सीधे सीधे फ्रेमिंग क्वेश्चंस पर। इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। मैं अब इस समय बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस पर। अब हम अपने सब्जेक्ट के नजरिए से देखेंगे। सब्जेक्ट के नजरिए से देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस किस तरीके से, कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे 3 तरीके से। क्वेश्चंस 3 तरीके से कैसे बनते हैं, देखिए क्वेश्चंस हम बनाते हैं 3 तरीके से। पहला पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर करना है एक सेंटेंस में। मैं यहां दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तरीका तो होता है जिनको आंसर करने का तरीका होता है आंसर विद स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस। ठीक है, या तो आप स्टेटमेंट में आंसर करेंगे या सेंटेंस में आंसर करेंगे। दूसरी बात, उनको आंसर करेंगे आंसर विथ यस और नो। ठीक है, यस और नो में आप आंसर करेंगे।
तीसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके, अब आंसर भी इनके तीन तरीके के होते हैं, यस और नो मींस पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर, दो तरीके से क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तीसरे जो होते हैं उन्हें कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स का क्या सीन होता है? क्वेश्चन टैग्स का सीन ये होता है कि आप एक स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट के बाद में खुद ही आप, अगर आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है तो उसके बाद में नेगेटिव टैग लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तब आपका टैग पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, तीनों के एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं। देखिए यहां पर जैसे अब आपको स्टेटमेंट में आंसर देना है तो यहां क्वेश्चन होगा व्हाट इज योर नेम, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, और इसका आंसर क्या करेंगे, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, तो मेरा नाम दीपक है तो मैं लिख देता हूं दीपक कुमार। ठीक है ना? चलिए, अब दूसरी बात, यस और नो वाले में क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आर यू ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका यस और नो में, यस या फिर नो। क्या आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं, नहीं मैं ठीक नहीं हूं। अब स्टेटमेंट में देखेंगे आपके क्वेश्चन टैग्स वाले में, तो मैं लिखता हूं आई कैन डू इट। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन टैग लगाता हूं कैन नॉट या फिर कैन नॉट आई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टैग लगा। लास्ट वाले पे गौर करेंगे, यहां ये आपका क्वेश्चन टैग है। मैंने लिखा मैं इसे कर सकता हूं, तो मैंने खुद ही क्वेश्चन पूछा सामने वाले से, फिर मैंने आपको एक तो पहले तो स्टेटमेंट दे दिया मैं इसे कर सकता हूं, फिर सामने वाले से ही क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो अब सामने वाला इसका आंसर करेगा यस या नो में। ठीक है, इसी तरीके से इसका उल्टा लिख दें तो लिख सकते हैं आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, क्वेश्चन टैग लगाएंगे कैन आई, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो दोनों ही तरीके के एग्जांपल आपके सामने हैं। इस तरीके से तीन तरीके के स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस या फिर फ्रेमिंग क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चंस को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, जिस जिस तरीके से हम बनाते हैं। दो तरीके होते हैं मुख्य रूप से, एक तो ऐसे जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे और एक ऐसे जिनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता है। दो तरीके मैंने आपको बताए क्वेश्चन बनाने के, तो इसे आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम दोनों पर ही काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने आपको मैंने आपको हिंदी में क्वेश्चन वर्ड्स बता दिए, और इतने भी अनभिज्ञ आप लोग नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है। आपको सभी चीज पता है, सारी चीजें आपको पता हैं। आपको सारी चीजें पता हैं। तो अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की, तो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और हु, ये जो आपके मेन 6 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, मेन क्वेश्चन वर्ड्स आप इन्हें कहते हैं। इन्हीं से सारे के सारे लगभग क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से शुरू होते हैं। मेन क्वेश्चन वर्ड्स आपके ये होते हैं। चलिए, तो हमने देखा, तो पहला टाइप अगर हम देखेंगे, टाइप 1, टाइप 1 की अगर हम बात करें, टाइप 1 में यहां हम लिख सकते हैं, टाइप 1 में हम यहां लिख सकते हैं
sentences with question word। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। और हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो हिंदी के हिसाब से कैसे क्या आएगा, जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। ठीक है महोदय जी। चलिए अब हम जरा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे, मैं लिखता हूं यहां, सबसे पहला वह कौन है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा हु इज ही। ठीक है, आगे लिखेंगे वह क्या कर रहा है। तो कैसे बनेगा, व्हाट इज ही डूइंग। इस तरीके से आपने देखा, हम यहां पर लिख सकते हैं, बीच में हमने इस्तेमाल किया है प्रश्नवाचक शब्दों का। ठीक है सर, तो हमने प्रश्नवाचक शब्दों का बीच में इस्तेमाल किया, और हिंदी के हिसाब से ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द के बीच में आते हैं, और अंग्रेजी के हिसाब से जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड का यूज हमने किया है। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ मेरे ख्याल से नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए। या फिर और एग्जांपल देखें सर, आपने किसी बच्चे के दिमाग में, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा सर, किसी भी व्यक्ति का नाम आपने नहीं लिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, रमेश कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वेयर इज रमेश गोइंग। ठीक है, चलिए। ऐसे ही सीता क्या करती है। तो क्या बनेगा, व्हाट डज सीता डू। ठीक है सर, तो हम देखेंगे कि किसी किसी में तो हमने इज का यूज किया है, कहीं कहीं हमने डज का यूज किया है। मसला क्या है, अब ये जो भी मसला है, मैंने अभी आपको पिछले वाले थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश की, हम इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे टेंस में। ये तो आपको सेंटेंस बताने की एक तरीका था कि आपके समझ में सेंटेंसेज आ जाएं। तो ये वो तरीका है, या फिर ये सारे वो सेंटेंसेज हैं जिनमें आपने देखा हिंदी के माध्यम से इनके बीच में, इनके मध्य में आ रहा है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, और इंग्लिश के माध्यम से या इंग्लिश के तरीके से देखेंगे तो जिनमें हमने प्रश्नवाचक शब्द का, क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सारे के सारे वही इसी तरीके के सेंटेंसेज हैं जिनमें हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है। ठीक है, इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे, टेंसेज पढ़ेंगे तब। चलिए, तो यहां देखेंगे हमने हर एक के शुरुआत में ही जिन हिंदी में जिन वाक्यों में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, इंग्लिश में उनमें शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आया है। किसी भी सेंटेंस को आप उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद से जो दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके को देख लेते हैं। दूसरा तरीका जो है हमारा, वो है ऐसे वाले सेंटेंसेज या ऐसे वाक्य जिनमें शुरुआत में, हिंदी में शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और इंग्लिश में जिनमें प्रश्नवाचक शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2, अब टाइप 2 क्या है, टाइप 2 ऐसा है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो
डज नॉट कंटेन क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। और हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाता है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहां उदाहरण जरा देख लें, हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो हम क्या देखते हैं, मैं देखता हूं, यहां हम लिख सकते हैं, क्या वह मोहन है। कैसे बनेगा, इज ही मोहन, ठीक है। क्या यह किताब है, इज इट बुक, ठीक है। इस तरीके से हम वाक्यों को देखेंगे। और एक जरा गौर करेंगे हिंदी में, जैसा हमने कहा, जिनकी शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं उनमें हम अंग्रेजी में किसी प्रश्नवाचक शब्द का यूज नहीं करते हैं। तो हिंदी में क्या आया, अंग्रेजी में यहां पर कुछ भी, वाट, वेयर, क्या की अंग्रेजी वाट होती है, क्या यहां पर वाट लगाया, नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया हमने। यहां भी शुरुआत में क्या आया, लेकिन इस वाक्य में हमने यहां भी कुछ भी क्या आया, किसी भी तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य इस्तेमाल इंग्लिश में नहीं किया गया है। तो ये तो आपके सेंटेंसेस थे। तो मेरे ख्याल से दोनों ही तरीकों को हम समझ गए हैं। और तीन तरीके के क्वेश्चन हमने देखे। एक तो ऐसे क्वेश्चन जिनका हमको आंसर स्टेटमेंट में देना पड़ता है, दूसरे ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमको यस या नो में, नेगेटिव या पॉजिटिव देना पड़ता है, और तीसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन टैग वाले होते हैं और उनका आंसर सामने वाले को यस या नो में देना पड़ता है। तो अब तक हमने जाना है क्वेश्चन हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस को, एक असर्टिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से नेगेटिव में चेंज कर देंगे, नेगेटिव में से उसी को हम किस तरीके से प्रश्नवाचक में बदल देंगे, और प्रश्नवाचक में से भी हम प्रश्नवाचक नकारात्मक कैसे बदल देंगे। तो यहाँ पर हम नोट लगा देंगे, यहाँ पर ये प्रश्न, जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य बने हुए हैं सारे के सारे नकारात्मक वाक्य में, प्रश्नवाचक नकारात्मक में बदल जाएंगे। अब इन सब चीजों को और डिटेल से जानने के लिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा टेंसेस, उसे हम शुरू करेंगे। और यहाँ पर आपके मेरे ख्याल से अब तक जो जो भी बातें आपको बताई गई, आपने नोट कर ली हैं, आपकी समझ में आ गई हैं। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए, जहां से भी आपकी समझ में नहीं आई है, या फिर ऐसा कोई चीज जो छूट गई है, या फिर आपको जो एक्स्ट्रा समझना है, तो अगली वीडियो में उसका जिक्र हम कर देंगे। और जो भी कमेंट करेगा उसका नाम भी मैं अपनी वीडियो में आगे डाल दूंगा। ये भी बता दें वो है कहाँ से, किस पॉलिटेक्निक से हैं, वो मथुरा से ही या यूपी के किसी दूसरे जिले से भी हैं, ठीक है। तो आपका भी फायदा होगा उसमें मेरे ख्याल से। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है अभी तक वापस से। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टेंसेस। तो और ज्यादा डीप पढ़ेंगे, और ज्यादा डीप पढ़ेंगे इन चीजों को, वहां पर हम देखेंगे। टेंसेस पढ़ते समय सारी चीजें हम बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब हम डोंट, डू, डिड, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सारी बात आ रही होंगी, सर ने डिड का, डज का, डू का या डोंट का, कैन का यूज नहीं पढ़ाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, वो लेकिन टेंसेज में बताई जाएंगी, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी समझ में बात आ जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम जानेंगे टेंसेज के बारे में। तो अब तक आपको सारी चीज समझ में आ गई है। अगर आ गई है, आपने वीडियो पहली बार देखी है, आप चाहे जिस भी पॉलिटेक्निक से, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामर पढ़ने के लिए अगर आए हैं तो ग्रामर में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आपके लिए बिल्कुल सारी वीडियो सहायक होने वाली हैं। तो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, अपने पॉलिटेक्निक वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, या फिर ऐसे बच्चे जो ग्रामर सीख रहे हैं उनको आप, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने बताने की कोशिश की है, तो कोई भी बच्चा सीख सकता है यहाँ से। सबको शेयर कर दीजिए, फटाफट से आप बता दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, और आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम जरा देखें कितने बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत जो है वो ये है कि बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। देखिए, ऐसा अगर आप हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं तो हाजिरी मत लगवाइए भाई साहब। यहाँ आपको पढ़ना है और पढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य यही है ऑनलाइन क्लासेस चलाने का कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए, आप कुछ नई चीजें सीखें। ठीक है सर? तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।